तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? क्या हाल सजल? ठीक? आयुष, जितेंद्र, बढ़िया वीर, ये सब लोग ठीक है ना? ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बेसिक्स हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो हो चुकी है ना। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, अभी काफी सारे रूल्स हमको आपको देखने हैं। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे एबिलिटी या फिर कैपाबिलिटी। समझ गया ना बेटा? कैपेबिलिटी का मतलब बेटा क्षमता, एबिलिटी का मतलब योग्यता, राइट? तो जब हम आप कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? कैन का। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताने का सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा, क्योंकि चूंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, मैं बार बार कहता हूँ हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बोले जिसमें एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी शो हो, समझना मेरी बात को, क्या एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी शो हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, राइट? और हिंदी में जब हम आप बोलेंगे अपनी क्षमता को, जैसे मैं कहूं कि मैं लिख सकता हूं, दैट मीन्स आई एम एबल टू राइट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग और आई एम स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट? आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। अगर मैं खेल सकता हूँ, पैरों सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक रूप से मैं सक्षम हूँ, तो मैं बोलूंगा ना आई कैन प्ले, राइट? ठीक है ना बेटा? अगर मैं हारमोनियम बजना जानता हूँ तो एक तरीके क्या है? एबिलिटी है, राइट? एबिलिटी कैपेबिलिटी कह लीजिए, तो मैं क्या कहूंगा? मैं हारमोनियम बजा सकता हूँ। सब कह सकते हैं? नहीं। जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी, जिसके अंदर ये एबिलिटी होगी, जिसने सीखा होगा, वही तो बजा पाएगा ना। बजाने का मतलब थोड़ी है कि उस पर चढ़ के कूदना है, कुछ भी बज रहा है, अरे थोड़ा सुर ताल लय निकलना चाहिए। हाँ, नहीं पागल, पता है तू बजाओ था बगले वाले बेहोश। हाँ, ये तो है कि नहीं? बजाने का मतलब ये है कि सुर ताल से जो बढ़िया बजा पाए, राइट? क्लियर? चला लो। ओ, रिमोट है ना, ऑन कर लो, ऑन कर दो बस, आ जाओ। ठीक बेटा ना? तो हर कोई थोड़ी कह पाएगा, नहीं कह पाएगा कि आई कैन प्ले द हारमोनियम, आई कैन प्ले हारमोनियम, नहीं कह पाएगा ना। तो ध्यान से समझना, प्ले वर्ड है जिसका मतलब खेलना और बजाना दोनों होता है। तो जब प्ले वर्ड को हम आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करेंगे तो उसका सेंस खेलना नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? बजाना, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? आई कैन प्ले गिटार, आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन प्ले द हारमोनियम, राइट? आई कैन प्ले द टॉम टॉम, ढोलक बजा सकता हूँ। समझ गया ना मेरी बात को? ये चीज तो हिंदी में जो इसका सेंस निकलेगा बेटा, नहीं चल रहा, क्या निकलेगा? सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, चूंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो जब हम आप अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी बोलेंगे सेंटेंस के थ्रू, तो यही सब निकलेगा ही, राइट? लेकिन ये मत रखना कि सकता शक्ति के लिए हम कैन लगाते हैं, जी नहीं। कैन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, इसलिए जब हम आप अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बोलेंगे तो सकता शक्ति आ ही जाएगा, इसलिए ये लिखा जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। मैंने हमेशा कहा हिंदी में सहारा लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ही क्लियर होना चाहिए। अब भोजपुरी लोग बोलेगा सकता शक्ति थोड़ी आएगा, हाँ, वो क्या कहेगा? अरे गुरु कुछ भी कहेगा, बजाए ली थी, खाए ली थी। ऐसी का हम आप अवधि में अगर बोले, खड़ी भाषा में बोले, गांव की जो हम आप घर पे लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे? हारमोनियम बजाए ली थी, अब इसमें सकता शक्ति आया, तो क्या अब इसका ट्रांसलेशन अलग हो जाएगा क्या?
वही रहेगा, आई कैन प्ले द हारमोनियम, हम साइकिल चला सकी थी, ट्रांसलेशन वही होगा, समझ गया ना। हम लिख सकी थी, क्या बात करें, हम लिख सकी थी, अरे हम लिख ली थी यार, होता है, तो हम लिख सकी थी, हम लिख ले थी यार, यही तो होगा ना, आई कैन राइट। तो इंग्लिश में तो एकदम क्लियर है, कैपेबिलिटी एबिलिटी शो हो रही है चाहे जिस भाषा में बोला जाए, लेकिन अगर वो कैपेबिलिटी एबिलिटी है तो कैन का यूज करेंगे, दैट्स इट, क्लियर। क्या हम खाए ली थी, हम बजाए ली थी, गाय ली थी, नाच ली थी, यहाँ आ रह सकता सकती, अब रटेंगे हम ए थी ओई थी आएगा तो कैन लगा देंगे, नहीं ना, तो समझ रहे नहीं आप, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा बेटा, एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम क्लियर है मसला। और हिंदी में जब हम खड़ी भाषा की बात, खड़ी हिंदी की बात करते हैं तो सकता है, सकती है, सकते हैं, ये प्रेजेंट में आएगा, क्या यूज करेंगे बेटा, कैन, राइट। ये हेल्पिंग वर्ब है, जाने रहिएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी है ना, हाँ, तो वही चीज, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, अब ये मेन वर्ब के साथ आएगी, और ये हमेशा क्या लगती है, V1, जाने रहना, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, याद रखना, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही तो होगा ना। अब देखिए एग्जांपल, मैं वहां जा सकता हूं, ठीक है, तुम नहीं गा सकते हो, इसमें एबिलिटी कैपेबिलिटी है, उसमें नहीं है, राइट। तो एबिलिटी कैपेबिलिटी का होना प्लस ना होना, दोनों शो किससे करेंगे हम, कैन से, क्लियर है ना, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, और ये एक मॉडल है, आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी इज दैट प्राइमरी एक्सिलरी चेंज as per the number of the subject and tense, but models don't change as per the number of the subject or person, क्लियर ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा, आई के साथ भी कैन लग जाएगा, ही के साथ भी कैन लग जाएगा, दे के साथ भी कैन लग जाएगा, राम के साथ भी कैन लग जाएगा, राम एंड श्याम के साथ भी कैन लग जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है, जैसे वी हैव डू, आप ही के साथ इज लगाते हैं, एंड आई के साथ एम लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, राम के साथ इज लगेगा, लेकिन प्रेजेंट में राम और श्याम के साथ आर लग जाता है, देख रहे हो ना, तो प्राइमरी एक्सिलरी चेंज हो जा रही है, टेंस के अकॉर्डिंग भी राम वाज देयर, दे वर देयर, हम समझ रहे हो ना बेटा, और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग भी, लेकिन जो मॉडल्स होती हैं, प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की वीडियो पढ़ी थी ना बेटा, इसमें होगा, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया वहां पर। तो जो मॉडल्स होती हैं बेटा वो चेंज नहीं होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, क्या हो जाएगा, आई कैन, मेन वर्ब है गो, अब बेटा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता देयर, वो क्या होगा, अदर वर्ड हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब है ना, और ऑब्जेक्ट हमेशा आप जानते हो, चाहे सब्जेक्ट हो और चाहे ऑब्जेक्ट, या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन, एडवर्ब कभी बेटा ना सब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है बेटा, वहां, मतलब देयर, आई कैन गो देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, क्लियर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप जानते हो बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा आई कैन नॉट गो देयर। इस नो टाइप बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट पहले, आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा, कैन आई गो देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक। इसमें टाइप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, अब जब देखो मैंने बताया था आपसे ना बेटा कि जब सेंटेंस सिर्फ असर्टिव का नेगेटिव होगा तो हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन जब वही सेंटेंस बेटा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है तो
अब जो नॉट लगेगा किसके बाद लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो अगर हम यस नॉट टाइप का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बेटा? कैन आई नॉट गो देयर। अब डब्ल्यू एस टाइप बनाए तो अच्छे से जानते हो बेटा ना कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है। व्हाई, व्हेन, वेयर, कुछ भी ले लो। जैसे व्हाई को ले ले तो क्या आ जाएगा? व्हाई, रूल ऑफ ट्रांजिशन 6 के 6 बताया गया था ना, तो वहां पर क्या था? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा, व्हाई कैन आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। नेगेटिव बनाओगे तो व्हाई कैन आई नॉट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। समझ रहे हो ना? यही कहता हूँ 6 के 6 बनाना। क्लियर है? तो आप लोग कर ही रहे हो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका नेगेटिव, इस नॉट टाइप का पॉजिटिव, इस नॉट टाइप का नेगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप का पॉजिटिव, डब्ल्यू एस टाइप का नेगेटिव, जब बनाएंगे तो इसको लेकर 6 सेंटेंस हो जाएगा। जानते ही वो लोग, आप लोग क्लियर है ना एकदम? ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। कैन का मतलब हेल्पिंग वर्ब कैन है ना, तो कैन लगा देंगे, राइट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे इसके बाद? नॉट। ठीक बेटा ना? तो क्या जाएगा? यू कैन नॉट क्या, सॉरी, सिंग है ना गाना। यू कैन नॉट सिंग, तुम नहीं गा सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? तो ये समझ में आया कि नहीं? अब इसमें एक चीज और समझ लेना, ये जो कैन नॉट होता है बेटा, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो कांट होता है। क्या होता है? कांट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब बेटा उसका एब्रीविएटेड फॉर्म, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हो जनरल भाषा में, राइट। हालांकि उसका जो ग्रामरियन टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या फिर एब्रीविएटेड फॉर्म। क्लियर? तो शॉर्ट फॉर्म कहने के बजाय स्टैंडर्ड वर्ड यूज करें, जैसे एब्रीविएटेड फॉर्म या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा? कांट है। क्लियर? इसको हम कैन नॉट बोलेंगे लेकिन इसको हम आप कांट बोलेंगे। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? अब टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम है, काफी टाइम है, राइट। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा कैन का? ठीक है। खूब अच्छा समझिए, जो ना है तुरंत पूछिए, समझ गया ना? हेजिटेट नहीं होना है। ओके, अब समझिए बेटा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, अब देखो बेटा इसमें भी देखो ता है तिया था ना, सकता हूँ, सकती हूँ, गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ, नहीं खा सकती, ता है ती सब आ रहा है ना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है क्या बेटा? एम्फेसिस वन वर्ड दिख रहा है, देखो उसमें, ये दिख रहा है ना? चलो बढ़िया, एम्फेसिस ऑन वर्ब, ठीक बेटा। ओके, अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो जैसे कम हियर, गो देयर, हाँ, ईट द ईट द फूड, हाँ, तो ये सब नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा किसके? इंपरेटिव सेंटेंस के, राइट। अब वहां पर अगर वर्ब को एम्फसाइज करना हो, एम्फसाइज करने का मतलब बेटा जोर देना, दबाव डालना, राइट। जैसे अगर आप डे टू डे लाइफ में समझना चाहते हैं इस चीज को, तो जैसे मान लीजिए घर पे अगर किसी ने आपसे कहा अरे सुना, अ, अ, हाँ, बटन बंद कर दो, बटन बंद कर दो। फिर जैसे 2-5 सेकंड बीता, आप मान लो कुछ काम कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, अरे अरे बंद कर दो यार। फिर आपने तब तक नहीं पेशेंस, फिर बोला, अरे बंद कर देते भैया, ज्यादा बिजी हो गया, कहा बंद कर दो। मतलब इस बंद करने को एक ही मिनट के अंदर कई बार रिपीट कर दिया गया। तो कहने का मतलब बंद करना एक वर्ब है, स्विच ऑफ कर देना, राइट। इस पर जवाब जोर दिया गया ना, इसको एम्फेसाइज किया गया। बार बार एक ही चीज रिपीट होने का मतलब क्या है? कि वो चीज तुरंत हो जाए। जो स्पीकर है हमारा जो बोल रहा है तो यही चाहता है ना किसी चीज को तुरंत हो जाए। ऐसे लाइफ में बहुत सारे काम हो गया, सुना तो है, देखा,
बदतमीज हो गया। अरे सुनो, मान लो आप कुछ काम करते थोड़ा सा होता ना निकल लें या तभी उठें, अब पता चला कि 20 सेकंड के अंदर 4 बार 5 बार बुला लिया गया, तो दैट इज एम्फेसिस ऑन वर्ब। ठीक है ना। एक सिचुएशन और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी कहीं बाहर रहते हैं, तो आप स्कूल गए और पिताजी फिर आ गए, राइट। फिर आपको ये हुआ कि पिताजी खुशी में 1-2 दिन स्कूल नहीं जाते हैं। तीसरे दिन पिताजी का पारा एकदम हो गया, हाँ एकदम मतलब 7वें आसमान पे है पारा। ठीक है कि हराम खोर स्कूल नहीं जाता है, मारे ढा ढा बेटो 4-5 लाठी। हाँ मतलब ऐसे कह रहा हूँ, 4-5 लाठी नहीं मारेंगे, ठीक है, मार दिए, ठीक है ना, उनको मारे 3-4 तमाचा खूब। तो अब माता जी यहाँ एक सेंटेंस बोलती हैं, आई स्कूलवा जात तो काहे को कज्जी ले लेता, जात तो समझ गई नहीं। मान लीजिए आपसे कोई काम कहा जा रहा है और आप वो काम करते हैं बस, लेकिन सामने वाले को लगा कि आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो जैसे ए भैया ए खाना ना खावा करा दुबरा जाता है, खाई तो भैया लेकिन दही ना लगत होता है। तो यहाँ पर किसकी एम्फसाइज किया, खाने पर, राइट। पिताजी कह रहे हैं थोड़ा सा काम उम कर लिया करो, देख रहा हूँ काम नहीं कर रहे हो। पापा करी तो करता तो हूँ, आप समझ गए नहीं बेटा, ठीक है। जाइत तो, अरे का बात करे भैया, अरे जाइत यार, अरे जाइत तो दिखता ना का, मतलब जाता तो हूँ। अब जाइत तो खाइत तो, इसको जो आप खड़ी हिंदी में बोलेंगे तो क्या निकलेगा, जाता तो हूँ, खाता तो हूँ, यही सब निकलेगा ना बेटा। तो कहने का मतलब इम्प्रेशन जब वर्ब की आप बात करते हैं, इसमें तो शब्द की प्रमुखता दिखाई देती है आपको, राइट, क्लियर ना। जैसे एक सेंटेंस है बेटा, वह जाता है, वह जाता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है बेटा, एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, आप भी जानते हैं। यहाँ पर कोई एम्फेसिस ऑन वर्ब नहीं है, तो हमने लिख दिया ही गोज, ही गोज, राइट। लेकिन जब एम्फेसिस ऑन वर्ब होगा बेटा ना, तब आप अच्छे से जानते हैं कि हम आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट की, डज और डू है, पता है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर में बस आप क्या यूज करेंगे, डज, बाकी सबके साथ डू। फर्स्ट पर्सन और सेकंड के भी साथ क्या यूज करेंगे, डू। मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं बेटा, डू लगाते हैं, पता है ना प्रेजेंट में। यहाँ भी सेम चीज करेंगे, प्लस इसके बाद क्या करना है। अब आप जैसे जानते हैं कि अगर डू डज आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, मेन की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, कंफर्म ना। अब अगर यही सेंटेंस लिख दिया जाए, वो जात तो काहे को कब बोला था भैया, अरे जात देखते है ना। माता जी कह रही, माता जी पिताजी से हाथ पकड़ गई, पिताजी जाता नहीं स्कूल, अरे जात तो भैया आज ना आएगी, इतना दिन के बाद आया, जाता तो है, क्यों उसको मार रहे हैं आप, होता है ना बेटा, वही चीज, वहां जाता तो है। अब ये इम्फेसिस ऑन वर्ब हो गया, मतलब वर्ब पर जोर दिया जा रहा है ना, ठीक है। ये सब तो कुछ नहीं कर रहा है, इसकी कोई मीनिंग नहीं हो रही, बस ये जो वर्ब है हमारी जाना, उसी को क्या कर रहा है बेटा, इम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है उस पर, क्लियर, अंडरलाइन कर रहा है बार बार उस चीज को, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, V1, हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, ठीक है ना। ही के साथ हम डज लगाते हैं, डू डज लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ही बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही डज, राइट। मेनू की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कंफर्म कर लेंगे ना। तो ऐसे जब सेंटेंसेस मिले तो समझ लेना वहां पर वर्ब को क्या किया जा रहा है, एम्फसाइज, ठीक है। यहां पर ये जो डज आया है, इस वर्ब को जो मेन वर्ब है क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा है, राइट। यहां पर इसकी कोई मतलब इट हैज नो मीनिंग हियर, ये सिर्फ क्या कर रहा है, इस वर्ब को एम्फसाइज कर रहा है, दैट्स इट, जोर दे रहा है उस पर, इस इसी की बात हो रही, कंफर्म। जैसे मैं करता हूं,
मैं, मान लीजिए कोई काम है तो आप कहते हैं मैं करता हूँ, ये आपकी हैबिट हो सकती है, रूटीन हो सकता है आपका, राइट। नापता है तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, आई डू। सब्जेक्ट प्लस, अब ऐसे जानते हो आई के साथ बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, वर्ब में एस नहीं लगेगा, आप पढ़ चुके हो पहले ही, जो नहीं पढ़ चुके वीडियो जाके पहले देख लेंगे, राइट। तो V1 आ जाएगा तो आई डू हो गया, ठीक बेटा ना। अगर यही सेंटेंस ये लिख दिया जाए, मैं करता तो हूं, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है डू के साथ, आई के साथ डू ही लगेगी ना, हमने क्या लिख दिया बेटा डू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, कौन, एम्फसाइज करने वाली, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डू मतलब करना होता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, तो क्या हो गया सेंटेंस, आई डू डू, मैं करता तो हूं, समझ में आ रहा ना बेटा, क्लियर। मैं खाता तो हूं, देखो मैं खाता हूं आई ईट, लेकिन अगर सेंटेंस हो हमारा मैं खाता तो हूं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट मतलब खाना, आई डू इट, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत। मैं बोलता तो हूं, आई डू स्पीक, मैं नाचता तो हूं, आई डू डांस, मैं लिखता तो हूं, आई डू राइट, क्लियर। सरला खाती तो है, सरला डज, सरला थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लग जाएगा, सरला डज ईट, तुम खाते तो हो, यू डू ईट, तुम जाते तो हो, यू डू गो, वह जाता तो है, ही डज गो, क्लियर है, एनी डाउट्स बेटा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, बाकी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको और भी सारे रूल्स देखने हैं, ठीक है ना, तो उसको हम इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। इस पर आप वर्क करिएगा, अब होमवर्क लिखिए ना, एबिलिटी वाले सेंटेंसेस हुए जिसमें हम कैन यूज करते हैं, तो 10 सेंटेंस उसके बना के लाइएगा, हाँ 10 सेंटेंस 6 के 6 तो 60 सेंटेंस हो जाएंगे, राइट। और इसके 6 के 6 नहीं बनाने हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ये ऐसे ही यूज होता है ना, हाँ क्योंकि इंग्लिश सिचुएशनल होती है, हमेशा ध्यान देना, वो रियल लाइफ से बहुत रिलेट करती है, ठीक ना, रटना नहीं चीजों को, तो इनको 10 सेंटेंस एज इट इज कर लेना, इसके 6 के 6 नहीं करने हैं, बस ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस के करने हैं, क्लियर, 10 सेंटेंस, तो टोटल 70 सेंटेंसेस हो जाएंगे, कंफर्म। तो हम आप कल मिलेंगे बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।